Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 2 Part C. Basic concepts preamble already covered, territory of India already covered, last part is remaining, that is citizenship. So we saw basic concepts in part A, preamble and territory in part B, and now last part is part C. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will see the constitutional provisions of citizenship of India, that is covered in Article 5 to 11. The importance of citizenship under the Constitution of India. We will see citizens by domicile, citizens by migration, by registration, termination of citizenship, and dual citizenship. And after that, we will see some sections of Citizenship Act. So first, we will see the constitutional provisions, Article 5 to 11. तो पार्ट 1 बात करता था कॉन्स्टिट्यूशन की, टेरिटरी ऑफ इंडिया की. अब जो पार्ट 2 है ना, वो बात करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की. पार्ट 1 में हमने देखा था आर्टिकल 1 to 4, यहाँ हम देखेंगे 5 to 11. तो आर्टिकल 5 क्या बात करता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि नवंबर 26, 1949. तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका घर है, जो इंडिया में रहता है, एंड ड्यूअल कंडीशन है, एंड हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया में पैदा हुआ, या फिर उसके पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, या तो मम्मी या तो पापा इंडिया में बॉर्न हुए, या ही हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट. मतलब ये कमेंसमेंट के पहले से 5 साल पहले से अगर वो इंडिया में ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, मतलब इंडिया का रहवासी है, तो फिर हम उसको सिटीजन मानेंगे इंडिया का. ठीक है. आर्टिकल 6, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. अब आर्टिकल 5 में जो भी दिया है वो छोड़ के, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, वो सब छोड़ के, जो पर्सन इंडिया में माइग्रेट हुआ है अभी फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of the constitution if commencement में उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा. कब? अगर वो या either of his parents या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से एनी were born in India as defined in the Government of India Act 1935. मतलब प्री पार्टीशन जो इंडिया था, अगर उसमें एनी ऑफ हिज पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए थे, तो वी शैल कंसिडर हिम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. And dual condition B1, in the case where such person has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of migration. अगर इस दिन के पहले वो इंडिया में माइग्रेट कर चुका है और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, तो वो इंडिया सिटीजन मानेंगे. अगर वो इसके बाद माइग्रेट हुआ है, आफ्टर दिस डेट, and he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government. उस टाइम पे जो ऑफिसर अपॉइंट किया था, उसको एप्लीकेशन दे के अगर वो रजिस्टर हो रहा है इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, तो फिर हम उस इंसान को सिटीजन ऑफ इंडिया मानेंगे. और वो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक कंडीशन है कि वो पहले से 6 महीने पहले से इंडिया में रह रहा हो. He shall be residing in India for at least 6 months immediately preceding the date of application, कि जिस दिन वो एप्लीकेशन दे रहा है उसके 6 महीने पहले से वो इंडिया में रह रहा हो. ये कंडीशन कब है? इफ आफ्टर 1948. राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान. अब आर्टिकल 5 और 6 को छोड़ के, अ पर्सन हु हैज़ आफ्टर द 1st day of March 1947 अगर वो माइग्रेट कर रहा है इंडिया से, माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, अगर वो इस डेट के बाद अगर पाकिस्तान में जाता है, तो ही शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड दैट. अब ये आर्टिकल के प्रोविजंस किसको अप्लाई नहीं होंगे? एग्जम्पशन है टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में माइग्रेट होने के बाद
अगर वो फिर से इंडिया में रिटर्न आता है एंड ही हैज़ अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट या एनी ऑफ द अथॉरिटी सो ऑथोराइज टू डू सो, और वो अगर माइग्रेट कर रहा है आफ्टर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948, तो फिर उस केस में हम उसको इंडिया का सिटीजन मानेंगे, उसको डिप्राइव नहीं करेंगे. राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया. आर्टिकल 5 को इग्नोर करते हुए, मध्य नज़र करते हुए, एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया. कौन सा इंडिया? जो 1935 के एक्ट में डिफाइन किया है, मतलब प्री पार्टीशन. एंड हु इज ऑर्डिनरी रेसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, और अब वो इंडिया के बाहर अगर रह रहे हैं, मतलब ये पर्सन्स इंडियन ओरिजिन के हैं पर अभी इंडिया के बाहर है, एज डिफाइंड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. अब वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा अगर वो रजिस्टर कर रहा है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया in the country where he is for the time being resident on application made by him thereto to such diplomatic. मतलब application दे के अगर उसको रजिस्टर किया गया है as a citizen of India, then he will be a citizen of India. Article 9. Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be a citizen. अगर कोई पर्सन वॉलेंटरी किसी और फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप लेता है तो देन ही विल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सिंपल. Article 10. Continuance of the right of citizenship. ऐसा person who is deemed to be a citizen of India or who is a citizen of India under any of the foregoing provision of this part shall, subject to the provisions of any law that may be made by parliament, मतलब subject to them, अगर कोई provisions नहीं है तो he shall continue to be the citizen of the India. Article 11. Parliament to regulate the right of citizenship by law. पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी इंसान का जो राइट ऑफ सिटीजनशिप है उसको रेगुलेट कर सकती है, उसको एक्वायर कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है सिटीजनशिप को, या और भी मैटर्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप के जो सारे पावर्स है वो पार्लियामेंट के पास है. दिस वाज आर्टिकल 11. तो ये हमने यहाँ कवर किए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11. अब हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955. तो एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं. इसमें हम देखेंगे एक्ट का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, रीजन, सिटीजनशिप बाय बर्थ सेक्शन 3, सिटीजनशिप बाय डिसेंट सेक्शन 4, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5, सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन सेक्शन 6, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी सेक्शन 7, सीजेशन ऑफ सिटीजनशिप सेक्शन 9, deprivation of citizenship section 10. So let's get started. Citizenship Act 1955, that is an act to provide for the acquisition and determination of Indian citizenship. मतलब ये बात करता है कि कैसे हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया में एंड हाउ द सिटीजनशिप इज डिटरमाइंड. सेक्शन 3, सिटीजनशिप बाय बर्थ, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2. तो सबसेक्शन 2 को साइड में रखते हुए, एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26th January 1950 बट बिफोर 1st July 1987, ये हो गया कंडीशन 1. अब ऑन आफ्टर 1st July 1987 but before the commencement of the Citizenship Amendment Act 2003 and either of his parent is a citizen of India at the time of his birth. और तीसरा है उस डेट से कमेंसमेंट 2003 से वेयर बोथ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट अ इलीगल माइग्रेंट. तो इस केस में वो पर्सन को इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा बाय बर्थ. ही शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इफ, ये सेक्शन 2 में बोला है, अगर उसके फादर या मदर के पास कोई इम्यूनिटी है फ्रॉम सूट्स और लीगल प्रोसेस इन अ फॉरेन सॉवरेन पावर accredited to the President of India and he or she is not the citizen of India. या फिर उसके फादर या मदर एनिमी एलियन है, या फिर उनका बर्थ एक ऐसी प्लेस पे हुआ है जो आज इंडिया का एनिमी है, या वहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन था, तो he will not be a citizen of India by birth.
सेक्शन 4 सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अभी डिसेंट मतलब थ्रू पेरेंट्स या थ्रू ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसा मतलब पहले से वंश वंश के थ्रू ऐसा। पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। अब जो इंडिया के बाहर पैदा हुए बट फिर भी उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा कब? ऑन और आफ्टर द 26। कब पैदा हुआ है वो? ऑन या आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992। अगर उसके पापा सिटीजन है इंडिया के एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, और इस डेट के बाद 10 दिसंबर 1992, if and either of his parents are citizen of India at the time of birth. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमने देखा कि अगर 1992 के बाद बर्थ है तो either of his पेरेंट्स अगर सिटीजन है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ तो ही विल गेट द सिटीजनशिप बाय डिसेंट। बट इसमें एक कंडीशन है कि ही शैल नॉट बी सिटीजन अनलेस, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है। उसका जो बर्थ है वो तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा विद इन 1 year ऑफ इट्स ऑकरेंस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, विद इन 1 year फ्रॉम द बर्थ या फिर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच एवर इज लेटर, या उसके बाद करना है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, तो फिर विद द परमिशन ऑफ सीजी। या दूसरा है कि हिज फादर एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इज इन सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स रेफर टू इन क्लॉज बी, मतलब ये क्लॉज बी है, आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, तो ही विल नॉट बी अ सिटीजन अनलेस, अगेन मतलब क्लॉज ए के लिए भी उन्होंने यही स्पेसिफाई किया है, ही शुड बी रजिस्टर्ड, हिज बर्थ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन 1 year ऑफ ऑकरेंस और कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। पर यहाँ पे क्या दिया है? ऑन और आफ्टर 10th day of December विच एवर इज लेटर, बट विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट अगर पीरियड एक्सीड करता है, और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स शुड बी इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Provided that on or after the commencement of the Citizenship Amendment Act 2003, a person shall not be a citizen of India by virtue of this section unless, वो citizenship नहीं मिलेगा उसको unless his birth is registered at an Indian consulate in such form and in such manner as may be prescribed। तो क्या बोला है? विद इन 1 year ऑफ ऑकरेंस या फिर कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट विच एवर इज लेटर। अगर टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद रजिस्टर करना है तो विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई बर्थ रजिस्टर नहीं होगा अनलेस द पेरेंट्स ऑफ सच पर्सन डिक्लेयर, कि मतलब अगर पेरेंट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो माइनर है उसका पासपोर्ट कोई और कंट्री में नहीं है, अनलेस द डिक्लेयर दैट ही विल नॉट गेट द सिटीजनशिप। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई माइनर है जिसके पास इंडिया का सिटीजनशिप है और बाहर का भी सिटीजनशिप है, तो मेजर बनने के बाद उसको विद इन 6 months बाहर का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा अगर इफ़ ही वांट्स टू कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो a birth shall be deemed for the purpose of this section to have been registered with its permission, then no need to obtain the permission before the registration। अब कोई भी पर्सन जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, ही शैल डीम टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट ओनली। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब इस एक्ट में कुछ प्रोसीजर दिए कि बाय रजिस्ट्रेशन हम कैसे इंडिया का सिटीजनशिप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए पहले उस पर्सन को 7 years एटलीस्ट इंडिया में रेसिड करना पड़ेगा एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। A person of Indian origin who is ordinarily resident in any country or place outside India, या फिर who is married to a citizen of India। Sorry for the disturbance guys, I'm not feeling well today, but this video is really important so I'm recording it। तो कौन कौन लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप? माइनर चाइल्ड फॉर हिज रजिस्ट्रेशन एज अ सिटीजन, पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड, या फिर हु वाज द अर्लियर ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंडिया,
या फिर जिसके पास ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर था वो 5 साल के लिए, और फिर अब वापस ही wants to become the Indian citizen again. सेक्शन 6 सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन, मतलब ये एक प्रोसेस है थ्रू विच गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको इंडिया का सिटीजन बना सकती है. तो इट्स अ लीगल प्रोसीजर. अगर किसी पर्सन ने कोई एप्लीकेशन दिया है फुल एज एंड कैपेसिटी जो कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है, एंड इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन उस पर्सन को सिटीजनशिप दे सकती है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो एप्लीकेंट है ही इज़ हियर टू रेफर द सर्विस टू द कॉज ऑफ साइंस, फिलोसॉफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस एक्सेट्रा, तो फिर 3rd शेड्यूल की कुछ कंडीशंस माफ़ की जाती है. जिस पर्सन को सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट मिलता है अंडर सेक्शन 1, he will be a citizen of India from the date when the certificate was granted. सेक्शन 7 सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. अगर इंडिया के टेरिटरी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ टेरिटरी बढ़ती है, तो फिर वहाँ पे जो लोग रहते हैं दे शैल बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एज फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर. सेक्शन 9 टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप. एनी सिटीज़न जिसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू या रजिस्ट्रेशन के थ्रू या वॉलंटरी या बाय एनी वे उसको अगर सिटीजनशिप मिली है तो वो सिटीजनशिप सीज हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. कब? अगर गवर्नमेंट को लगता है कुछ चीज़ें तो दैट कैन बी सीज्ड. प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ सिटीजन जिसकी सिटीजनशिप वॉलंटरी एक्वायर की थी उसने, until the central government gives any other direction. तो क्वेश्चन कि कहाँ से सिटीजनशिप अराइज हुआ था वो हम उसके लिए रूल्स ऑफ एविडेंस देखेंगे एंड देन दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड. सेक्शन 10 डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप. तो जो सिटीजनशिप अब एक्वायर हुई है थ्रू एनी सेक्शन एनी आर्टिकल, तो दैट विल बी डिप्राइव्ड. कौन डिप्राइव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिप्राइव द सिटीजनशिप इन फॉलोइंग केसेस. अगर जो रजिस्ट्रेशन हुआ या जो सर्टिफिकेट है that is obtained by means of fraud, also representation या concealment या कुछ छुपा के कोई मटेरियल फैक्ट को, या वो पर्सन डिसलॉयल है या डिसअफेक्टेड है टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, या द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ ड्यूरिंग एनी वॉर he has engaged in unlawful trade, communicated with an enemy, or been engaged associated with any business that was to his knowledge carried on, या फिर 5 साल बाद उसको कोई जेल, उसने कुछ ऐसा क्राइम किया है कि उसको जेल हुई है फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 5 ईयर. और कंडीशंस है कि इफ़ ही कंटिन्यूज टू बी ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर 7 ईयर्स बट बाद में अगर हटा दिया गया, अगर वो पब्लिक गुड नहीं कर रहा है, मतलब उसको सिटीजनशिप देना ये लोगों की भलाई में नहीं है, तो फिर बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर गवर्नमेंट क्या करेगा? रीजंस देगा राइटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट कि क्यों उसको डिप्राइव किया जा रहा है. ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ही विल बी आंसरेबल टू इट, एंड देन द कमिटी विल इंक्वायर इन द मैटर. क्यों उससे हटाया गया, इंक्वायरी बिठाई जाएगी, रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी, एंड देन ही विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द सिटीजनशिप. So this was the citizenship part 2 of the module 2. I hope you understood. Sorry for the disturbance in the between. All the best. Thank you.